नमस्कार। रोजगार गेटवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। सीटेट सितंबर 2026 की हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व करने शुरू कर रहे हैं। तो कल हमने जो है सीडीपी की थी लेवल 2 की, जो 7 फरवरी 2026 को हुआ था। सीडीपी तो हमारी पूरी हो गई थी। आज हम इसे मैथ और साइंस करेंगे। तो मैथ और साइंस के आपके 31 से लेकर के आपके जो है 90 तक क्वेश्चंस हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस है आपके। ये देखिए, ये रहा, इसमें 31 to 90। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। और या जो बच्चे सोशल स्टडीज के, वो पार्ट 3 है उनके लिए। ठीक है, तो कल हम या नेक्स्ट वीडियो में, अगर आज होता है तो आज अपलोड हो जाएगी, जो है पार्ट जो आपका सोशल स्टडीज का है वो भी करेंगे। ठीक है, पर अभी तो हम मैथ और साइंस अपनी सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए आप, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 87 and 123 leaving respectively 7 and 3 as remainder। तो वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 87 और 123 को भाग देने पर 7 और 3 शेष बचता है, वो कौन सी है। सबसे पहले आप क्या करो, जो भी आपका रिमाइंडर है उसको आप अपनी इन दी हुई जो भी आपके नंबर है इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, जो भी ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं उनमें सबसे पहले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर जो नंबर बचता है उसका आप एचसीएफ निकाल दो। तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है इसने, यानी कि, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट एक जैसे वर्ड है, इसलिए आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद एचसीएफ निकाल दो। तो देखिए, जब आप 87 में से 7 माइनस करोगे आपको 80 मिलेगा। 123 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो आपको 120 मिलेगा। और इनका एलसीएम आपका कितना हो जाएगा भाई, 80 का भी एलसीएम नहीं, एचसीएफ। इनका एचसीएफ क्या होगा, 80 का और 120 का, दोनों ही जो है 40 की टेबल में आते हैं। तो 40 आपका एचसीएफ है और यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है वो आपका क्या हुआ, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका 32 क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ 0.4 बार दी हुई है। सबसे पहले तो आपको बार सॉल्व करना आना चाहिए। अगर ना भी आए तो इसके लिए एक ट्रिक है। 0.4 के ऊपर जब बार लिखा हो तो उसकी वैल्यू 4/9 के बराबर होती है, और 0.6 के ऊपर अगर बार है तो उसकी वैल्यू जो है 6/9 के बराबर होगी। अगर 0.5 बार होता तो वो 5/9 के बराबर होता। तो ये जनरल सी चीज है जो आपको याद होनी चाहिए कि अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो वो उसके अपोन में 9 के बराबर होगा। ठीक है, आया समझ में। तो 0.4 बार जो है आपका वो किसके बराबर है, 4/9 के बराबर है। और 0.6 बार आपका किसके बराबर, 6/9 के बराबर है। अगर इसकी जगह 5 होता है तो 5/9, 3 होता तो 3/9, 2 होता तो 2/9, ये होता है। अब ये किसके बराबर हुआ, 10/9 के बराबर हुआ। और इसको इससे डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, 1/9, ये टर्म हमें मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हुआ। तो क्वेश्चंस जो है आपके बहुत ज्यादा इजी आए हुए थे, जो भी आपका पेपर 7 फरवरी को हुआ था। नेक्स्ट है आपके पास 33 में आपसे पूछ रहा है कि भैया डिफरेंस निकालो अपने नंबर्स का। ठीक है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालनी है। सबसे पहले आपको ये 4 फ्रैक्शन दी हुई है। ये 2 तो आपकी प्रॉपर में फ्रैक्शन में, लेकिन ये नहीं है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 9/7 हो जाएगा। इन सबको आप डिवाइड करो और आपका जो आंसर आएगा उसमें जो आपका सबसे छोटा होगा सबसे बड़ा होगा उसको आप क्या कर दोगे, निकाल लोगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा। मैंने ये पहले ही सॉल्व किए हुए हैं। तो जो 4/7 है वो डिवाइड करने पर, अगर आप 4 को 7 से डिवाइड करोगे, किसके बराबर आता है, 0.571 के बराबर आता है। आप सॉल्व करके देख सकते हो। 9/16 किसके बराबर आता है,
0.5625 के बराबर आता है। और 9/7 आपका किसके बराबर आता है डिवाइड करने पर? 1.285 के बराबर आता है। और 3/5 आपका किसके बराबर आएगा भाई? 0.60 के बराबर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है भाई? 9/7 है आपका सबसे बड़ा। और सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है? 9/16 दिख रहा है आपको सबसे छोटा। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो करेंगे तो 9/7 माइनस में 9/16 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर? 16 से दोनों के दोनों प्राइम है तो मल्टीप्लीकेशन होगा 112। यहाँ पर 16 आएगा, 16 से ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा? 144 आएगा। फिर माइनस में यहाँ पर 7 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होकर 63। तो आंसर कितना आ गया आपके पास भाई? 81/112 आ गया। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? 2 में दिख रहा है, तो यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं और तीनों ही बहुत इजी लेवल के थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास, इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले पेज को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। चलिए, लिखा हुआ है इसमें द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ ए, द डिजिट at unit place of square of a number is 2 more than the digit at the unit place of that number। आपके पास अगर कोई नंबर दिया हुआ है, उसके यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, जब आप उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो उस स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा वो 2 ज्यादा होगा ओरिजिनल नंबर से। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई नीचे दिए गए में से कौन सा आपका ऑप्शन नहीं है। वैसे तो बहुत ही इजी है, आप कुछ भी इसमें देख सकते हो करके। जैसे कि मान लीजिए आपको 4 दिया हुआ है, 4 कब आएगा? एंड में, जब वो 2 का स्क्वायर होगा कोई भी नंबर, एंड में जिसका यूनिट प्लेस 2 होगा उसी का ही जो स्क्वायर होगा, तो भैया उसका ही स्क्वायर 4 बनेगा आपका। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाता है? वो 4 हो जाता है। तो वहां पर यूनिट डिजिट क्या है आपका? 2 है, और उधर क्या है? वो 4 है। तो कितना ज्यादा है? वो 2 ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है निकाल करके देख सकते हो। आगे भी अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि भाई कैसे करना है। देखो, ऊपर सॉल्व कर देती हूँ। यूनिट डिजिट ये लेट कर रहे हैं, जो नंबर का है वो तो x है, और जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा वो हमने y मान लिया। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि भाई ये 2 ज्यादा होगा, y = x+2। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, पर एक एक ऑप्शन के साथ करनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले तो 2 के साथ देखिए, इफ x = 2। ठीक है, आप 2 रखोगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और 2 + 2। तो भाई ये तो बिल्कुल ठीक बात कही गई है। जब आप 4 लोगे, क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होता है। यूनिट डिजिट क्या हो गया? वो 6 हो गया। 64 लोगे तो भी उसका स्क्वायर करते हो, यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब आप इसको रख के देख लो यहाँ पर। वैसे तो मुजबानी का है, पर ये मैं आपको समझा के दिखा रही हूँ। आपने यहाँ पर 6 रख लिया और यहाँ पर क्या आ गया? 4 आ गया, और यहाँ 2 आ गया, क्योंकि आपने x क्या लिया? 4 लिया। पुट करोगे इसके अंदर और ये आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे आपके पास 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, एंड यूनिट में 9, ये यहाँ पर दिख ही रहा है। और 7 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना होता है भाई? 2 का होता है। तो आप जब x = 7 लोगे तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपका जो 9 है = 7 + में 2 बन रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अब जब आप मान लो आप x को 5 लोगे, आपने x 5 ले लिया तो यहाँ पर 7 हो गया, और यहाँ पर 5 + 2 हो गया, पर हमें तो यहाँ पर 5 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमें 5 गिवन है तो इसका मतलब आप जब 5 का स्क्वायर करते हो तो आपको 25 मिलेगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करो चाहे 25 का स्क्वायर करो, यूनिट डिजिट आपको 5 ही मिलेगा। उसका यूनिट डिजिट और ओरिजिनल नंबर का यूनिट डिजिट का जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0 मिलती है हमेशा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसने कैन नॉट पूछा हुआ है आपसे। अब मैंने मुजबानी भी बताया आपको और मैंने सॉल्व करके भी बता दिया आपको। मुजबानी करते तो 1 सेकंड का था ये। अब नेक्स्ट है आपके पास भाई, ये दिया हुआ है आपको, इफ 2a क्रॉस a b to a है
और आपको इसमें ऑप्शंस भी गिवन कर दिए इसने, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन पुट करने पर आपका आंसर जो है वो सही आता है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होगा। ऐसा कौन सा डिजिट है जो ए क्रॉस ए, सबसे पहले तो ये देखो ए क्रॉस ए करने पर आपका क्या आना चाहिए भाई, ए आना चाहिए, ठीक है। ए अगर मान लो आप 6 रख दो और नीचे भी 6 रख दो तो आपको क्या मिलेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है 36 होता है, 36 होगा तो यार के ऊपर 3 जाएगा, फिर वो 15 बनाएगा। तो यहाँ पर तो जो है आपका 2 दिया हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। आप 1 रख दोगे तो 1 के मामले में भी आपका ये नहीं बनेगा, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होगा। 1 तो 21 ही उतार देगा, आपको बी की वैल्यू निकालनी है। अगले केस में आपको कह रहा है कि भाई आपके पास जो है ना 5 है, ठीक है, कहाँ पर है, पर वो बी के प्लेस पर है और ए के प्लेस पर 1 है, तो वो तो गलत है। आप चौथे वाले केस को देखो, चौथे वाले केस में ए को 5 रख रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात कर दी इसमें, 2 है या 5 है या 5 है। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करके देखो, 5 5 जो 25 और ऊपर 2 गया तो 12 आ गया, बीच वाला 2 तो गिवन था, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो ए यहाँ और बी यहाँ, तो कितनी वैल्यू ये वाली आ गई। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या 4 करेक्ट है। कितना आसान था, सिंपल सादी सी चीज को रख के देखिए आप और अपना आंसर निकाल लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपको, इफ a माइनस बी इक्वल टू 11/5, ए बी आपका 3/4 क्या रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस बी की। आपको आइडेंटिटी तो पता होनी चाहिए कि आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, भाई आपकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ नहीं 4 ऑफ ए बी, 4 ऑफ ए बी आएगा। तो a माइनस बी बाई 11/5 है और उसका स्क्वायर कर दिया और प्लस में 4 है, ए बी आपका 3/4 हो गया आपका, ठीक है। अब 4 से तो 4 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पर 121 आ गया और यहाँ पर 25 आ गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये अपोन में 1 है, ठीक है। अब आगे देखो आप क्या आ रहा है, ये 121 प्लस में 25 के 3 से मल्टीप्लाई 75 हो जाता है और अपोन में क्या आ रहा है आपका 25 आ रहा है, तो यहाँ पर तो 196 हो गया और यहाँ पर 25 हो गया। अब ये तो स्केयर की वैल्यू है, आप सिंगल की वैल्यू निकालो, a प्लस बी है इक्वल्स टू क्या होगा आपका भाई 14 अपोन में 9 होगा। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे 14 को 9 से तो आपको क्या मिलेगा, 9 1 जा 9 और यहाँ पर आ गया 5 सब्ट्रैक्ट हो गया 1, 5 अपोन में 9 कहीं पर लिखा, एक मिनट, ये 14 ये यहाँ पर 5 आएगा, गलती से लिख दिया मैंने, ये यहाँ पर 5 आएगा, तो 5 2 जा कितना होता है भाई 10 होता है और नीचे 4 आ गया, तो 2 4/5 कहाँ पर है, ये रहा भाई सेकंड ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट है। कितना आसान था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है, देखो इसने, पहले मैं थोड़ा ऊपर करके पढ़ा देती हूँ आपको, ये टर्म दी हुई है, ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू निकाल लिया है, तो सबसे पहले तो आपके पास x की वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो आप x की वैल्यू को यहाँ रखोगे। x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, वो यहाँ से निकलेगी, तो इसका मतलब आपको सबसे पहले ना अपने जो पैरेंथेसिस है इसको सोल्व करना होगा, या आप इसको ब्रैकेट कह लो, ठीक है। तो अब हम सोल्व करते हैं इसको, मैं इसको ऊपर की तरफ सोल्व करती हूँ। देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, गिवन जो है वो तो लिखा रहा है, नहीं दो हम सीधा करते हैं, 7x माइनस 1 अपोन में 4 है, माइनस 1 अपोन 3 है, ब्रैकेट को सोल्व करो, एलसीएम आपका 2 आ गया, 2 2 जा 4x हो गया, माइनस का 1 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर x आ गया यहाँ पे, इक्वल टू 10 अपोन में 3, यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। अब ये क्या बन गया भाई 7x बन गया माइनस 1 और अपोन में 4 और ये माइनस आ गया 1 अपोन में 6 यहाँ हो गया और अंदर 5x माइनस में 1 आ गया आपका, और इधर क्या हो गया आपके पास 10 अपोन में 3 हो गया। तो आप पता है क्या करो, दोनों तरफ ना देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, इनके एलसीएम से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो आप। एलसीएम क्या होगा भाई, है क्या होगा एलसीएम, जो एलसीएम वो होता है जो दोनों तीनों की ना टेबल में आता है। अब 12 है, 12 4 की भी टेबल में आएगा, 12 6 की भी टेबल में आएगा, 12 3 की भी टेबल में आएगा, तो आप यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो,
यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि कम जगह में आपका ज्यादा काम हो जाए। तो 4 3 जा तो ये हो गया, और 6 2 जा ये हो गया, और 3 4 जा ये हो गया। ठीक है, क्या बना अभी आपके पास, देखो ये 3 हो गया, 7x हो गया, -1 हो गया, और माइनस का 2 हो गया, और 5x हो गया, और माइनस का 1 हो गया आपके पास, और यहाँ पर ये 40 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 21x हो गया, -3 हो गया, और -10x हो गया, और प्लस का 2 हो गया, और इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 40 हो गया। सोल्व करो इसे भाई, ये इसमें से जाए तो 11x हो गया ये, और ये यहाँ पर क्या हो गया, ये इसमें से माइनस हो गया, इज इक्वल टू ये -1 यहाँ हो गया, तो -1 इधर जाएगा तो ये 41 बन जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भाई, 41/11 आ गई x की वैल्यू। गिवन एक्सप्रेशन आपका क्या है, ये आपका गिवन एक्सप्रेशन, इसके अंदर रख दो 11, x की जगह पर 41/11, और प्लस में 21 हो गया, और अपॉन में क्या हो गया 2 हो गया। 11 से 11 कैंसिल हो गया, 41 और 21 कितना हो गया आपका 62 हो गया, और इसके अपॉन में 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे, काटने पर आपका 31 आएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। इस तरीके से था ये। ठीक है, यानी कि पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करो, एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू रख दो और आपका आंसर आ गया 31। बस। अब नेक्स्ट देखिए आप अपना, नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इज, आपको इसका कोई एक फैक्टर ना फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप अपने इसको देखो, ये आपको क्या लिखा हुआ है भाई, ये आपका ना ये लिखा हुआ है 2x - 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका ये। ठीक है, ये क्या लिखा है 2x - 3y का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये 5 आ गया, ये ब्रैकेट है, 2x है, और माइनस का 4y है आपका। ठीक है, और प्लस का क्या हो गया आपका 6 हो गया, और क्या लिख देंगे अंदर भाई आपके यहाँ पर, बताओ 2x, और 2x माइनस नहीं 2x प्लस का 4y, सॉरी ये 4 चौके 16 होता है ना, तो 4y आ गया यहाँ पर, 2x माइनस का 4y का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ माइनस का 6 हो गया आपका। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों में से ना बाहर निकाल लो, क्या 2x माइनस का 4y निकाल लो बाहर, तो 2x माइनस का 4y यहाँ से बाहर आ गया आपका। तो अंदर क्या बचा, यहाँ तो सिर्फ 5 बचा, यहाँ प्लस 6 बचा, और अंदर 2x माइनस का 4y ये बच गया आपका। ठीक है, और ये माइनस का 6 हो गया आपका। फिर है आपके पास 2x माइनस का 4y ही है। ठीक है, अब अंदर सोल्व कर लो, 5 आ गया, प्लस का आपका कितना आ गया, ये कुछ और रखना चाहो तो वो भी रख सकते हैं आप, 1 मिनट। चलो देखते हैं, कुछ और कॉमन तो नहीं आता ना। प्लस का 12x ये हो गया, माइनस का 24 हो गया आपका y, और ये क्या हो गया, ये माइनस का 6 हो गया। क्या इसमें कुछ बन रहा है आपका? चलो कोई बात नहीं, आप ना इस वाले स्टेप को इरेज करो, इसको इरेज कर दिया आपने, इसमें थोड़ा वो हो रहा है। आपने क्या करा यहाँ पे लेट कर लिया कि भाई आपका 2x माइनस का 4y ना किसी और के बराबर है, यानी कि z के बराबर है, ये आपने मान लिया। अब यहाँ रखो जरा, इजी रहेगा, इससे z रखा है यहाँ पे, इसकी जगह पर ब्रैकेट में 5 आ गया, प्लस का 6 हो गया, यहाँ पर भी z आ गया, और यहाँ पर बाहर माइनस का 6 हो गया। तो अंदर देखो आपका क्या बच रहा है, 5z बच रहा है, प्लस का 6z स्क्वायर हो रहा है, कहीं पर यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसा, चलो कोई नहीं। और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, माइनस का 6 आ रहा है। ठीक है, यानी कि क्या बन रहा है आपका, ये 6z स्क्वायर बन रहा है, और 5z हो रहा है, और यहाँ पर माइनस का 6 हो रहा है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर 6z स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 9z हो गया, और यहाँ पर माइनस का 4z हो गया, यहाँ माइनस 6 हो गया। कॉमन क्या आ रहा है भाई इसमें से, देखो निकालो इसमें से कॉमन आप, इसमें से आपका 3z कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है z प्लस का 3 अंदर ही बच रहा है आपका, और फिर माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, फिर z प्लस का 1 मिनट, माइनस का 2 आ गया ना बाहर, और यहाँ पर भी तो 2 बचा फिर ये, और फिर यहाँ पर भी 2 है, और फिर यहाँ पर ये 3 है। तो क्या क्या फैक्टर आ गया भाई, 3z आ गया, माइनस का 2 आ गया, और क्या आ गया 2z आ गया, और प्लस का 3 आ गया, ये आ गया आपका। ठीक है, अब हर एक फैक्टर को लो, सबसे पहले इस फैक्टर को लिया आपने
इस फैक्टर को जैसे लिया जेड की वैल्यू रख दो, यहाँ पर क्या है 2x बाइडस का 4y है और यहाँ पर बाइडस का 2 है, ठीक है। तो क्या हो गया 6x हो गया माइनस का 12y हो गया और माइनस का 6 हो गया। ऐसा कुछ लिखा दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। चलो अब ये वाला सोल्व करके देख लेते हैं, इसको निकाल के देख लो। 2 है यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा जेड की जगह पर 2x, एक मिनट, ये इसके साथ था और ये माइनस का 2 अलग है, तो फिर ये माइनस का 2 यहाँ पर है और 2 छीके और ये 6x और है कहीं 6x, वो तो नहीं दिख रहा। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 2z की जगह पर 2x माइनस का 4y रख दिया और यहाँ पर प्लस का 3 हो गया। कहीं पे प्लस का 3 दिख रहा है? ये दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि आंसर ये देगा। हाँ बिल्कुल 4x माइनस का 8y प्लस का 3 यहाँ से आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। वैसे हम एग्जाम के 38 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 को देखिए। वो कह रहा है कि भाई कोई शॉपकीपर है, बाय ए फैन, एक फैन को ले रहा है वो फॉर 1500 रुपए, यानी कि सीपी आपका 1500 रुपए है, मार्क इट फॉर द 2500 रुपए। तो जो उसके ऊपर पैसा मार्क होते हैं ना, एमआरपी, वो आपकी 2500 रुपए की है। ही सेल्स इट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट, वो इसे बेच देता है डिस्काउंट पर 20% ऑन इट्स मार्केट प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना मिला है? 20% का मिला है। किस पर होता है डिस्काउंट? वो मार्केट प्राइस पर होता है। तो 2500 का 20% जब आप निकालोगे तो आपका डिस्काउंट निकलेगा। आप वो डिस्काउंट दे रहे हो, तो यानी कि डिस्काउंट वाला प्राइस आपका जो बनता है ना, डिस्काउंट वाला वो तब बनता है आपका जब आप जो है उस डिस्काउंट को अपने मार्केट प्राइस में से माइनस कर देते हो, ठीक है। एन एडिशनल डिस्काउंट भी दे रहा है वो 250 रुपए का ऑन कैश पेमेंट। अगर सामने वाला कस्टमर कैश दे रहा है तो वो उस पर 250 रुपए का और भी ज्यादा जो है डिस्काउंट दे रहा है। इफ ए कस्टमर बाइज, अगर एक कस्टमर बाय करता है इट ऑन द केस कैश पेमेंट, कैश दे करके ही वो जो है खरीद रहा है कोई चीज, तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट जो है हुआ होगा, ये निकालना है। तो देखो इसके अंदर, इसको इरेज कर दूं मैं पिछले वाले क्वेश्चन को। ठीक है, और पेन ले लेती हूँ दूसरा। देखो इसमें क्या रहा है, ये ध्यान से देखने वाली चीज है कि भाई इसमें सीपीए कैश प्राइस जो है वो कितना रहा है, इसका 1500 रुपए का रहा है, ठीक है। मैं यूनिट नहीं लगाऊंगी, खाली एक जगह लगा दी मैंने। आगे उसने मार्केट प्राइस भी है उसके ऊपर कितना 2500 रुपए का। फिर वो डिस्काउंट भी दे रहा है कितना 20% का वो डिस्काउंट भी दे रहा है। डिस्काउंट किस पर होता है हमेशा भाई, इस पर होता है 2500 इंटू में 20 अपॉन में 100, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट होता है। कट करा हमने इससे तो 500 रुपए का डिस्काउंट आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या बचा, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि इसके बाद जो है आएगा ना आपका कितना आएगा 2500 में से जब आप 500 घटा दोगे तो आपको 2000 मिल जाएगा यहाँ पर। अब इसके ऊपर फिर से वो डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 250 रुपए का, ठीक है। तो फाइनल एसपी कितना होगा, फाइनल एसपी ये 250 रुपए डिस्काउंट घटाने के बाद आपका जो है वो 2000 में से जब आप अपना 250 रुपए भी घटा दोगे तब आपका डिस्काउंट जो है वो कितने का होगा भाई, 1750 रुपए का हो जाएगा। अब देखो खरीदी 1500 में थी और फाइनल एसपी इतने डिस्काउंट देने के बाद भी 1750 रुपए का हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको फाइनल का, फाइनल का प्रॉफिट देखो उसे ना 250 रुपए का हो गया है, क्योंकि 1750 में उसने बेच दी और खरीदी उसने 1500 रुपए में थी, तो 250 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हुआ, करेक्ट हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था देख लो। अब वैसे ही बच्चों के क्वेश्चन जो है सोल्व नहीं होते क्योंकि एग्जाम टाइम में ना हाथ कांप जाते हैं और फिर जिस वजह से पेपर एग्जाम भी रह जाता है, पर है बहुत आसान। आप ऐसे पढ़ते जाया करो हिंदी में, जैसे मैं समझा के पढ़ती हूँ आप भी ऐसे पढ़ा करो एग्जाम में मन मन में, तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब आ गया आपका
40 में देखो क्या कह रहा है, व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, x को ना आप ऐड कर रहे हो इन सब नंबरों में, देन द नंबर्स ऑब्टेन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, अब ये सारे के सारे अपने प्रोपोर्शन में आ जाएंगे आपके, यानी कि 4 प्लस एक्स अपॉन में 10 प्लस एक्स इक्वल टू 12 प्लस एक्स अपॉन में 24 प्लस एक्स, ओके। और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब आपके पास एक्स की वैल्यू निकलेगी और वो वैल्यू को आप इसमें रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं हम। क्या है भाई, 4 प्लस एक्स को, यानी कि एक्स को जो है सब में ऐड करोगे तो सारे प्रोपोर्शन में आकर के आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ये हो गया आपके सामने, ठीक है। चलिए अब हो गई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 प्लस एक्स हो गया ये, और यहाँ पर 24 प्लस एक्स हो गया ये, और यहाँ पर आपके पास 10 प्लस एक्स हो गया, और यहाँ पर आपके पास 12 ब्रैकेट है 12 प्लस एक्स हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से आपको जो है 96 प्लस में 28 एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर ये मिलेगा, और यहाँ से आपको 120 प्लस में आपके पास 22 एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर मिलेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये यहाँ आकर के 6x, ये वहां चला जाएगा तो आपको मिलेगा 24। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई कितने, 4, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को किस में रखेंगे भाई, इसके अंदर रखेंगे, तो रखो 3 इंटू में 4 प्लस में 1 कितना आ गया, 13 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 3x माइनस 30 है और 2x प्लस 20 है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि सम इनका 180 के बराबर है, तो लिख दो 3x माइनस के 30 डिग्री प्लस में 2x और प्लस के 20 डिग्री, ठीक है। ऊपर कर देती हूँ थोड़ा, 20 डिग्री, 20 डिग्री है, ये 180 के बराबर है, क्योंकि सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं तो ये तो 5x हो गया, यहाँ पर माइनस का 10 डिग्री हो गया, यहाँ पर 180 हो गया, और यहाँ पर आपके पास 5x इक्वल टू 190 हो गया, और यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 190 डिग्री अपॉन में 5 हो गया, तो 5 ये 15 हो गया आपका, और 5 अठे 40, 38 डिग्री हो गया। और निकालने किसके अंदर है, इसके अंदर निकालनी है आपको, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 38 डिग्री रख दो और माइनस का 4 डिग्री कर दो, तो 2 अठे 16, 1 2 या 6 1 7 हो गया, माइनस का 4 डिग्री, तो यानी कि 72 डिग्री आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो 41 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। चलिए अगले करते हैं, अब अगला है 42, ये भी बिल्कुल आसान है। देखो क्या कह रहा है, ये एंगल है पी एंड क्यू ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री और 50 डिग्री है। दो एंगल दे दिए पी और क्यू, तो आर कितने का होगा आपका, वो 100 डिग्री का होगा। इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी एंड क्यू, अब पी और क्यू के बाइसेक्टर भी ओ पर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ 2 ऑफ एंगल पी ओ क्यू माइनस में 10 डिग्री इसकी फाइंड आउट करनी है। तो चित्र देखो इसका कैसा बनता है, ऊपर सोल्व करती हूँ इसको। ये देखो ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, पी ओ पी क्यू और आर, ठीक है। अब इसे एक पी दे रखा है भाई आपको 30 डिग्री का, और ये दे रखा है आपको 50 डिग्री का। इनके एंगल बाइसेक्टर ये हो गए आपके, तो यानी कि ये हो गया 15 डिग्री का इधर, और इधर हो गए 25 डिग्री का, ठीक है। तो दोनों हो गए 40, तो ये वाला एंगल आपका जो है वो कितने डिग्री का निकलेगा, 140 डिग्री का, तो ये निकल जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला एंगल आपका 140 डिग्री का निकल गया, और ये कौन सा है, पी ओ क्यू है आपका, तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ क्यू कितना है, 140 डिग्री है, और उसमें से भी आप 10 डिग्री को माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 270 डिग्री मिलेगा इसके अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। फिर आपके पास नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट है आपकी कैन नॉट बी फॉर्म ए ट्रायंगल, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ट्रायंगल नहीं बनेगा। मुझे तो कुदरती याद है इसका आंसर कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि ये कभी भी ट्रायंगल नहीं बनता है। आप अपना करके देख लेना कैसे करते हैं। स्मॉलर साइड्स जो होती है ना, ए और बी आपकी स्मॉलर साइड्स है, इनके स्क्वायर का सम करो, वो तीसरी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। हमेशा आपका जो है वो तीसरी के बराबर आना चाहिए। जैसे कि आप अपना करोगे 2.5 के होल स्क्वायर का सम करोगे प्लस 6 स्क्वायर से करोगे, और तो आपका क्या आएगा ऑटोमेटिक, देखो आप 6.25 यहाँ बन गया आपका, यहाँ 36 हो गया, और यहाँ पर आपका 42.25, ये किसके बराबर होता है भाई, 6.5 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये वाला तो आपका करेक्ट है,
ठीक है, आप इसको देखो, इसमें भी छोटी छोटी पकड़ लो। 12 का स्क्वायर है आपका और फिर 16 का स्क्वायर है आपका, वो 20 के स्क्वायर के बराबर ही होता है, क्योंकि 144 हो गया, 256 हो गया और यहाँ पर ये 400 हो गया, तो ये 20 के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये भी आपका करेक्ट है। आपको कैन नॉट फाइंड आउट करना है, यही आना है। फिर आपके पास 4.5 का स्क्वायर है और प्लस में 6 का स्क्वायर है और फिर इक्वल टू आपका 7.5 का होल स्क्वायर के ही बराबर आएगा आपका। ठीक है, तो यहां से जो है आप देखो एक बार 20.25 तो इसकी वैल्यू होती है 4.5 होल स्क्वायर की और इसकी होती है 250। एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? 16 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है आपके 256, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा आपका? 56.25 के बराबर हो गया और वो किसके बराबर होता है? 7.5 स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये भी करेक्ट हो गया, ओल्ड कर रहा है ये आपके राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को। तो फोर्थ जो है वो आपका नहीं करता। ये वैसे भी याद रखना चाहिए, 8, 16 और 12 जो है कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, कह रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डज नॉट हैव द रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जब आप किसी भी चीज को या किसी भी आकृति को आप 360 डिग्री पर घुमाओगे तो दोबारा से वही बन जाए आपके पास। तो जो आपका एच होता है ना, वो तो 180 डिग्री पर एच बनेगा, ओ भी 180 डिग्री पर एच बनेगा, एन भी 180 डिग्री घुमाओगे एच एन बन जाएगा, दोबारा से यही आकृति आपकी बन जाएगी। पर सॉरी रोटेशनल सिमेट्री डज नॉट हैव द रोटेशनल सिमेट्री, ये पूछा है इसने। तो एच जो है 180 डिग्री पर अगर बन रहा है तो 360 डिग्री पर भी इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री जो है वो आ जाएगी आपकी। ठीक है, और यानी डज नॉट हैव द रोटेशनल सिमेट्री। एक मिनट, हाँ तो मैं सही कह रही हूँ, ओ के अंदर भी क्या है? रोटेशनल सिमेट्री, और एन के अंदर भी क्या है? रोटेशनल सिमेट्री है आपकी। ठीक है, और जो आपके पास ये है ना आपका ई के अंदर आपकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए यही आपका जो है करेक्ट आंसर है। डज नॉट हैव द रोटेशनल सिमेट्री पूछा है ना इसने, तो ई के अंदर आपकी जो है रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। आगे आपके पास डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या है भाई? पी आर और क्यू एस ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक बात याद रखना, हमेशा पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये ओ पर। ठीक है, जो डायगोनल है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, पी आर और क्यू एस। इफ ओपी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? x प्लस में y सेंटीमीटर दी हुई। ओ क्यू आपकी 20 सेंटीमीटर है और ओ आर आपकी 16 है, ओ एस आपकी y प्लस 7 है। तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? 7x माइनस y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा चित्र बना के देखो, ये रहा आपका चित्र, देखो ये रहा, इससे पता चल जाएगा P, Q, R और S। ये हो गया आपका पी आर और क्यू एस आपके क्या है? ये आपके डायगोनल है, तो इनको आपने मैच कर दिया और ये आपके ओ पर मैच होते हैं। ठीक है, आगे ये आपका इसके बराबर, ये आपका इसके बराबर, ये इसके और ये इसके बराबर है आपका। इसका मतलब आपका जो है ओपी जो है वो ओ आर के बराबर है आपका और ओ क्यू आपका जो है वो ओ एस के बराबर है। x प्लस वाई जो है वो आपका किसके बराबर होगा? 16 के बराबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको ओ आर देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको ओ आर आपका 16 गिवन है। तो x प्लस में y आपका क्या है? ओपी है। ओपी कितना है? ये है आपका, तो ये आपका 16 हुआ, ये भी आपका 16 हो गया। फिर तो इसका मतलब क्योंकि ओ आर आपका 16 गिवन है तो ये भी 16 होगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 16 हो गई, क्योंकि ये ओपी है, x प्लस में y यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक चीज और गिवन है कि भाई ओ एस आपका y प्लस 7 गिवन है। तो अब आप यहाँ पर देखो जरा, ये क्या दिया हुआ है आपका? y प्लस 7 ओ एस दिया हुआ ना, तो ओ एस कहाँ है? ये रहा ओ एस y प्लस 7 है, तो ओ क्यों भी आपका गिवन है? वो 20 गिवन है, तो y प्लस 7 की वैल्यू आपकी 20 गिवन है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 13 आ गई आपकी। ठीक है, जब ये 13 वैल्यू आ गई आपकी, तो इसको ऊपर पुट करो, ऊपर पुट करते ही यहाँ से आपकी x की वैल्यू 16 माइनस में 13 कितनी आ गई? 3 आ गई। तो x आपका किसके बराबर है? वो 3 के बराबर है, y 13 के बराबर है। और आपको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, तो 7 की मल्टीप्लाई 13 से कर दो और 7 की मल्टीप्लाई x यानी कि 3 से कर दो और माइनस में इसमें से 13 कर दो, तो 21 माइनस में 13 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। यहाँ पर सबकी वैल्यू आपको गिवन थी, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो आपके डायगोनल्स होते हैं उसके पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं।
ठीक है। अब आगे आप देखो, कह रहा है कि पेरीमीटर है आपके पास, एरिया एंड एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम गिवन है, और आपको ये भी पता होना चाहिए इनके फार्मूले क्या क्या होते हैं। तो पेरीमीटर का फार्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। ट्रेपीजियम का क्या होगा, सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, अब ये आपको 53 भी गिवन है। ठीक है, और ये आपको जो है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। नॉन पैरेलल साइड्स का सम आपको 20 गिवन है, तो यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या आ गया आपका, वो आपका 33 आ गया, क्योंकि 53 में से 20 माइनस करो तो 33 होता है। ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द इट्स पैरेलल साइड्स, तो आपको यानी कि एरिया का यूज करना पड़ेगा। एरिया क्या होता है भाई, देखो एरिया है आपका 1/2 ट्रेपीजियम का सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई विद इट्स हाइट। तो एरिया कितना गिवन है, 128 गिवन है, और यहाँ पर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 30। एक मिनट क्या निकालना है इसका, 52 है, मैंने गलती से 53 लिख दिया, 52 आएगा यहाँ पर 32 है। ठीक है, यहाँ पर 32 आएगा और मल्टीप्लाई में h, तो ये क्या हो गया, ये तो 16 हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 128 और डिवाइडेड बाय 16, तो यानी कि 8 इसकी वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हुआ, करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपके पास, इसको ऊपर कर देती हूँ। नेक्स्ट में देखो आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आपको 48 मीटर स्क्वायर दे रखा है, वन ऑफ इट साइड 6 मीटर दी हुई है, एक साइड आपको 6 दे दी इसकी। हाउ लॉन्ग विल ए पर्सन टेक टू क्रॉस दिस फील्ड डायगोनली एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर मिनट। ठीक है, कोई एक फिगर है, इसमें आपको एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का 48 मीटर स्क्वायर, एक साइड भी 6 मीटर दे दी। कोई व्यक्ति है भाई 20 मीटर पर मिनट की चाल से चल रहा है, वो स्पीड से। ठीक है, और कैसे चल रहा है, डायगोनली चल रहा है, तो आपको उसका समय फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब आपको एरिया गिवन है तो अदर साइड तो आप निकाल सकते हो, कैसे निकलेगी, 48/6 करके कितना आ गया, ये 8 आ गया आपका। ठीक है, 8 मीटर। अब डायगोनल की लेंथ भी आपको पता होनी चाहिए, वो क्या होती है भाई, स्क्वायर कर दो इनका दोनों साइड का, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और ऊपर रूट, कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि ये 100 बन जाएगा आपका। तो अब वो डायगोनली कर रहा है। ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है भाई, स्पीड देखो, स्पीड उसकी 20 पर मिनट है, 20 मीटर पर मिनट है उसकी, यानी कि अगर सेकंड में निकाले तो 20/60 करके 1/3 मीटर पर सेकंड, ये आ गई उसकी। तो टाइम कितना आएगा भाई, यहाँ से टाइम निकाल लो अपना, वो आ जाएगा स्पीड अपॉन में, नहीं टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी आई थी भाई, वो 10 आई थी, और ये 1/3 है, तो कितना आ गया, ये 30 आ गया, 30 और सेकंड आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे कह रहे हैं आपको 3 मेटालिक सॉलिड क्यूब है आपके, साइड 8, 6 और 10 के मेल्ट कर दिए, एक सिंगल सॉलिड बना दिया आपका। ठीक है, दिस साइड ऑफ द न्यू क्यूब निकाला है आपने, अब ये क्यूब बना है, तो भाई इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम सब कुछ बराबर होंगे ना, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कितना आएगा, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई, 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब हो गया, 10 का क्यूब हो गया। ठीक है, 8 का क्यूब कितना होता है भाई, 512 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, और इसका 1000 होता है। यहाँ पर क्या गया, 1728 हो गया, ये आपका इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये। तो साइड क्या आएगी भाई, साइड आ जाएगी इसका, जब आप 3 पोर्शन कर दोगे तो 3 पोर्शन इसका करने पर, यानी क्यूब रूट निकालने पर आपका कितना आएगा भाई, 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। यहाँ पर कितना आसान था, आपने
जो है सबको मेल्ट करके एक बड़ा बना दिया, तो बड़े का भी वॉल्यूम तीनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा, और वहां से आपने साइड निकाल ली क्यूब रूट करके। ठीक है, अब है आपके पास नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है मीन ऑफ द मीडियन मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस, यानी कि पहले आप मीडियन निकालो, मोड निकालो, और फिर आपको जो है सोल्व करना। तो सबसे पहले तो आपको जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं इन सबको सही पैटर्न में लिखना होगा, और सही पैटर्न क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। पहले इसको थोड़ा मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, इरेज, हाँ इरेज करना पड़ेगा, चलो नीचे सोल्व कर देती हूँ इसको। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को नीचे सोल्व कर दूंगी। देखो पहले अरेंज करो सही तरीके से, यहां से सोल्व करती चलूंगी मैं इसे। सबसे पहले देखो सबसे छोटा 20, फिर 26, फिर 28 है, फिर 30 है, फिर 45 है, फिर 55 है, फिर 56 है, फिर 56 है, फिर 60 है, और फिर 61 है आपका। अब आप मीडियन निकालोगे इसका, तो मीडियन क्या निकलेगा भाई, मीडियन निकलता है एवरेज ऑफ टोटल 10 टर्म है, तो एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ निकलेगी। ठीक है, अब फिफ्थ टर्म आपकी 45 है और सिक्स्थ टर्म आपकी 55 है, और उसके डिवाइड में 2 हो जाए क्योंकि एवरेज निकाल रहे हो, तो यहाँ से 50 आ गया आपका। मोड क्या निकल रहा है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। मोड क्या होता है भाई, जो सबसे ज्यादा बार आता है ना वो मोड होता है। तो मोड सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है भाई, इसके अंदर आप देखो तो 56 दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया आपका। अब आपको इन दोनों की जो है एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो 50 प्लस 56 हो गया और अपॉन 2 हो गया, तो यानी कि आपका कितना हुआ, ये 106/2 यानी कि 53 हो गया आपका। तो आंसर में 53 आपका सेकंड ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है एक कार्ड इज ड्रॉन, आपने एक कार्ड निकाला वेल सफल डेक में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर कार्ड आपका 10 निकल जाए या आपका रेड किंग निकल जाए। तो टोटल कार्ड आपको पता है कि कितने, टोटल कार्ड जो है वो आपके 52 है। फेवरेबल आउटकम कितने होंगे भाई, फेवरेबल आउटकम देखो 10 कितने होते हैं उसके अंदर, 10 जो है आपके 4 होते हैं। ठीक है, और रेड किंग आपके कितने होते हैं, रेड किंग आपके 2 होते हैं, तो वो +2, तो कितना आ गया, ये आपका 6 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें जो है आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल के अपॉन में टोटल कर दोगे, तो 6/52 हो गया, तो 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4, 2 6 12। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या हुआ, करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट है चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या रहा है कि भाई एक शिक्षक बच्चों को एक वर्गाकार ग्रिड पर बनी हुई छवि देते हैं और कहते हैं इसकी बड़ी और छोटी पार्श्व छवियां बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में यह क्रियाकलाप कराने का एक उद्देश्य नहीं होगा। तो कौन सा उद्देश्य नहीं होगा भाई, सबसे पहले देखो विभिन्न परिस्थितियों में अनुपात और समानुपात की अवधारणा को लागू करने के लिए भिन्नों के अनुप्रयोग का अभ्यास प्रदान करने के लिए सही है ये दोनों ऑप्शन। अंक गणित और ज्यामिति को एकीकृत करने के अवसर प्रदान करने के लिए ये भी सही है। सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी यानी कि समानता की अवधारणा का परिचय देने के लिए। भाई जब आप अलग अलग चीजों को करवा रहे हो बड़ी और छोटी को, तो उसमें आप कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी नहीं करवा सकते हो, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन पर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास गणित में बंद सिरे वाले प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हें बढ़ावा नहीं देते, यानी कि क्लोज एंडेड पर्सन जो है मैथमेटिक्स में वो किसे प्रमोट नहीं करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग को, कन्वर्जेंट थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को या हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को। तो इसके अंदर जो है ये आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट नहीं करते, क्रिएटिविटी को भी नहीं करते और हायर ऑर्डर थिंकिंग को भी नहीं करते। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि जब आप क्लोज एंडेड पर्सन करोगे तो उसमें क्या आपकी क्रिएटिविटी निकल के बाहर आएगी, कुछ भी नहीं होगा। ये तो कन्वर्जेंट थिंकिंग का टाइप है। नेक्स्ट करते हैं चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में विद्यार्थियों के आकलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, कौन सा हिस्सा नहीं होना चाहिए। दैनिक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए सीखी गई गणितीय अवधारणाओं का प्रयोग करना, ये तो होना चाहिए। गणितीय तथ्यों का कारण देना, ये भी होना चाहिए। गणितीय पदों को परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, ये गलत है भाई, आप उनको रटवा नहीं सकते हो, तो ये आपका आएगा। अमूर्त का तो वो सही है। फिर है नेक्स्ट आपका 54 डैश पहले भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने व्याख्या की कि एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता, कि नेगेटिव जितने भी टर्म है ना, आप उनका जो है स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो ये बात किसने कही है? ये महावीर जी ने कही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहां देखो इसमें क्या कह रहा है। जब दशमलव संख्याओं 1.5, 0.23, 1.6, 0.034, 1.13 को आप आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित अरेंज करने के लिए कहा गया, तब एक विद्यार्थी ने इन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया 0.23, 0.034, 1.5, 1.6 और 1.13, यानी कि सब कुछ उबड़ खाबड़ कर दिया बच्चे ने। विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थी ने दशमलव संख्याओं को सही क्रम में व्यवस्थित किया है? बिल्कुल नहीं किया। विद्यार्थी ने दशमलव संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके असावधानीवश एक त्रुटि की है, ये भी गलत है। शिक्षिका को विद्यालय को दशमलव संख्याओं को विद्यार्थी को दशमलव संख्याओं को क्रमबद्ध करने के नियमों को प्रत्यास्मरण करने और तत्पश्चात उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना चाहिए, ये भी गलत है। क्योंकि टीचर को जब स्टूडेंट गलती कर देता है तो खुद ही समझानी चाहिए। फोर्थ में कह रहा है विद्यार्थी ने उस दशमलव संख्या को बड़ा मानने की एक भ्रांति विकसित हो गई है जिसमें दशमलव भाग में अधिक अंक हो, यही करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट है। फिर आपके पास 56 में देखिए, एक शिक्षक ने बच्चों को एक एक इकाई के 6 वर्ग काटने को कहा और फिर पूछा इन वर्गों का उपयोग करके आप और कितने विभिन्न आकृतियां बना सकते हो, सबसे अधिक परिमाप वाली कौन सी आकृति बनेगी? इस क्रियाकलाप का सबसे कम उपयुक्त उद्देश्य क्या है? भाई बच्चों को सामूहिक कार्य देने में संलग्न करना, सृजनात्मकता और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, या बच्चों के क्षेत्रफल और परिमाप के अधिगम का आकलन करना, या याद किए सूत्रों को एक नए संदर्भ में लागू करना। कैसे नए संदर्भ में लागू कर सकता है भाई? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट ये है भाई, एक बच्चा है एक समीकरण दिया हुआ ये का हल इस प्रकार करता है, x + 7 है इक्वल टू 15 है। वो -7 इधर से तो कर देता है और उधर से -7 करना भूल जाता है वो, क्योंकि उसे ये याद नहीं रहता कि जब आप भी कोई भी चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट किसी इक्वेशन के अंदर करते हो तो दोनों तरफ करते हो। तो ऐसे केसेस में बच्चा क्या कार्यनीति है बच्चे की? बच्चे को समीकरण हल करने के लिए बहुत सारे सवाल दें, गलत। बच्चे को सवाल सरल भाषा में समझाए, बच्चे को सवाल सरल भाषा में समझाए। इसमें सरल भाषा कहाँ से आ सकती है भाई? सही तरीका होता है सरल तरीका। वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हुए समता की अवधारणा की व्याख्या करें, ये बात सही है। आपको व्याख्या करनी होगी, उसकी एक्सप्लेन करना होगा कॉन्सेप्ट में इक्वालिटी का, कि भाई इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट होती है दोनों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार अंक गणित और बीज गणित के शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों में कौन से महत्वपूर्ण कौशल विकसित किए जाने चाहिए? तो कौन से विकसित किए जाने चाहिए भाई? संबंधों में पैटर्न खोजना, बीज गणितीय सर्वसमीकाओं को याद करना, संख्याओं के मध्य संबंध देखना, बीज गणितीय संकेतनों को लिखने का गहन अभ्यास करना। तो इसमें जो है ए और सी बात सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसके अंदर भाई संबंधों में पैटर्न खोजना बच्चे को आना चाहिए बीज गणित में, और संख्याओं के मध्य संबंध देखना भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए 8th क्लास है, कक्षा 8th में
कक्षा 8th में आकृतियां पढ़ाने के बाद एक शिक्षिका ने ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बनाई। निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है? तो देखिए, क्षेत्र यात्राएं CBSE की सिफारिश है। शिक्षिका ने अधिकतर पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और इसलिए मजे के लिए उसने ये क्षेत्र यात्रा की योजना बनाई है। आकृति वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है और इस तरह की यात्रा विभिन्न विषयों में संबंधों को बढ़ाती है। यही ऑप्शन करेक्ट है। यह गणित की कक्षा के नियमित शिक्षण से विराम होगा। विराम वर्ड गलत है तो इसलिए ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है, गणित की एक शिक्षिका है उमा ने एक विद्यार्थी से पूछा बेलन के कितने किनारे होते हैं? विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि 2 होते हैं। तो उमा को चाहिए कि विद्यार्थी को गलत उत्तर के लिए दंडित करे। ऑप्शन पर काटा, दंड पर काटा। प्रशंसा पर भी क्या होगा? सही उत्तर के लिए विद्यार्थी की प्रशंसा, ये सही है। बेलन की आकृति श्यामपट्ट पर बनाए और किनारे दर्शाए और विद्यार्थी के हाथों में बेलन दे और प्रश्न दोबारा पूछे। ये तो बड़ी अजीब बात है। ये ठीक है। जब आप बच्चे की प्रशंसा करोगे तो बच्चा मोटिवेट होगा और आगे और भी अधिक पढ़ने की तरफ जागरूक होगा। नेक्स्ट देखिए आप अपना, अब हम साइंस पर आ गए हैं। चलिए, जो साइंस वाला हमारा पोर्शन है वो हम अपना नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने मैथ कर लिया अपना कवर, साइंस वाला नेक्स्ट में। थैंक यू। और साइंस की हमने पेडागोजी भी कर लिया अपनी कवर।